भारत के हिंदी हार्ट बेल्ट की 3 बड़ी रियासतों में बीजेपी की सरकार बन गई है। आने वाले दिनों में सरकार की पूरी शक्ल भी बन जाएगी, ओथ भी ले लेंगे और बहुत ही नक्शा बदल गया। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फेडरल इलेक्शन 2019 को होने जा रहे थे, तो ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले, यही कोई नवंबर दिसंबर 2018 में इन्हीं स्टेट्स में इलेक्शन हुए, तो तब नक्शा और था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी 2018 के इलेक्शन में हार गई थी, राजस्थान के इलेक्शन में, और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, जिनके पास एक सीट की कमी थी। लेकिन बहरहाल वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो नहीं थी, टेक्निकली माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, मगर 1-2 सीटें तो आपको फिर मिल ही जाती हैं इंडिपेंडेंस की, अदर पार्टीज़ की, तो वो सरकार चलती रही। लेकिन उस वक्त मोरल कुछ यहाँ पे टोरंटो में, अमेरिका में बसने वाले भारतीय जो बीजेपी को चाहते हैं, और बाय द वे अमेरिका कनाडा में बसने वाले जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडो कैनेडियंस हैं, वो बीजेपी को बहुत चाहते हैं, सराहते हैं, तो वो थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ था। और ये नवंबर दिसंबर 2018 की बातें हैं, जमीनी स्टेट्स में हुए। छत्तीसगढ़ में तो खैर उस वक्त सरकार कांग्रेस की बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ बनी थी। इधर जो थी सरकार वो माइनॉरिटी की थी मध्य प्रदेश में, जो बाद में यानी कांग्रेस की उस वक्त 2018 में उन्होंने 114 सीटें ली थी और बीजेपी की गालबन 109 थी, मगर मेजॉरिटी सरकार उनकी नहीं थी। इस बार तो छत्तीसगढ़ में भी मेजॉरिटी सरकार बनी है बीजेपी की, मध्य प्रदेश में भी मेजॉरिटी बनी है, राजस्थान में भी मेजॉरिटी बनी है, तेलंगाना में अलबत्ता कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ पे उन्होंने गेन किया। उधर मिज़ोरम में जो खबरें हम तक पहुँची, एक नई पार्टी जो ZMP के नाम से शायद जानी जाती है, बिल्कुल नई पार्टी बताया जाता है, उन्होंने एकदम से स्वीप किया। उन्होंने कोई 26-27 सीट्स ली 40 की असम्बली में, यानी वो मेजॉरिटी सरकार बनाने में कामयाब हुए। और वहाँ पे गालबन MNF एक पार्टी थी जिनकी पहले सरकार थी, वो उन्होंने सीटें लूज़ की हैं। वहाँ पे कांग्रेस ने भी सीटें लूज़ की हैं, बीजेपी ने गेन की हैं। तो मंजरनामा ये है कि हिंदी हार्ट लैंड की 3 बड़ी रियासतों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी मेजॉरिटी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। और इसका मतलब ये है कि अब जो 2024 के फेडरल इलेक्शन है भारत में, वो पहले ही लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी री इलेक्ट होंगे, बीजेपी री इलेक्ट होगी। इंडिया अलायंस का जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या जो पॉलिटिकल उनका स्पेक्ट्रम है, वो भी इन इलेक्शन में तो एटलीस्ट ये क्लियर हुआ कि वो कोई उनकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकी और कांग्रेस ने भी अपने आप को लूज़ किया है। तो जो 2018 में बीजेपी के सपोर्टर्स ने मोरल डाउन किया था उस वक्त के इलेक्शन रिजल्ट्स के, उसके बावजूद 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने बड़ी हुकूमत बनाई फेडरल में। अब चूँकि 2023 के दिसंबर में जब हम बात कर रहे हैं, लाइव आपसे बातचीत कर रहे हैं, तब तो वो इन स्टेट्स में भी मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। मैं भारत के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उनके एंकर्स को सुन रहा था कल, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे टीवी एंकर्स को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए उनकी सख्त क्रिटिक होती है, बीजेपी के लिए भी क्रिटिक होती है, वो भी एक तरह से स्पीचलेस थे जब मैं कल उनको सुन रहा था। और वो कह रहे थे जी मोदी मैजिक, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मोदी की गारंटी वाली अब पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की है, उसका असर हमने देखा। व्यूअर्स, आपके साथ मैं लाइव कमेंट्री कर रहा हूं। आपके सवालात अगर आना शुरू हो गए तो मैं उनको तुरंत लूँगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को एड्रेस करूं और आप अपने क्वेश्चंस भेजना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आएंगे हम उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन आज मैं अपने बिला तकल्लुफ़ लाइव शो में आपके साथ मेनली बातचीत कर रहा हूं भारत में बीजेपी
की जो सरकारें बन रही हैं यहाँ पर स्टेट्स में इलेक्शन रिजल्ट्स जो सामने आए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अब हम ये बड़े क्लियर देख रहे हैं कि भारत की 28 स्टेट्स में गालबन गालबन 18 में बीजेपी की या उनके जो एलाइड हैं, जो उनका अलायंस है, उनकी सरकारें हैं। आप नक्शे में अगर देखें तो वो बहुत बड़ा बीजेपी का जो कलर है, भगवा कलर है भारत के नक्शे में, वो इतना बड़ा दिखता है। और वो हाँ, साउथ की स्टेट्स में कांग्रेस का दिखता है, फिर और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका कहीं कहीं आपको नक्शा नज़र आता है, या नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत आपको नक्शा नज़र आता है। अदरवाइज ओवरवेलमिंगली परहैप्स 18 स्टेट्स में, और वो भी बड़ी स्टेट्स में, बीजेपी की अपनी सरकार है और या फिर अपने अलायंस के साथ सरकार है। तो हम यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में बैठे इस मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं, इस पे आपके सवालात लेना चाहेंगे। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, भारत में डेमोक्रेसी बहुत उम्दा तरीके से चल रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वरना जिस तरह की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, उससे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जो डिके यानी डिटोरिएशन हम देखते हैं, वो एक सैड पार्ट है। मगर भारत में जो भारत का पॉलिटिकल निज़ाम है वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट है। इतना बड़ा देश, 1.4 बिलियन लोगों का देश, इतना ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल निज़ाम के हारने वाले भी जो बड़े शदीद क्रिटिक होते हैं सरकार के, उनके पास भी कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं होता कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को या इलेक्शन कमिश्नर की वहाँ पे जो सिंसियर काविशें उन पे उंगली उठा सकें। ये बहुत बड़ी बात है, और मेरा ये ख्याल है कि ये भारत को इतना बड़ा क्रेडिट जाता है। इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। आज आपके साथ मैं लाइव बातचीत कर रहा हूँ, आपके लाइव क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ, और ये भी बताता हूँ कि आज की ये बातचीत में हमारे साथ जो साथ दे रहे हैं, जो स्पॉन्सरशिप है, वो है लाइटो इमिग्रेशन वालों की। लाइटो इमिग्रेशन के विशाल सैनी भाई और सुमित सिंह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी नंबर हम आपको उनका यहाँ पे स्क्रीन पे देते हैं, उनका ये ऐड भी चल रहा है और आप इसको भी देख रहे हैं। आप कनाडा आना चाहें, कनाडा की इमिग्रेशन सिटीज़नशिप लेना चाहें, तो आप इनसे रब्ता कीजिए। इनका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और आप इनसे मदद ले सकते हैं। अगर टैग टीवी को अगर आप कोट करेंगे तो ये आपको अपनी पूरी सर्विसेज के सिलसिला में डिस्काउंट भी देंगे, और इनसे फ्री कंसल्टेंसी वो आपके लिए करेंगे। इनका व्हाट्सएप का नंबर है +1 306 612 2233, +1 306 612 2233। विशाल सैनी जी से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस आए तो हम उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे। किरण जी का एक क्वेश्चन आ भी गया। आई हैव हर्ड पाकिस्तानी पैनलिस्ट सेइंग इंडिया डेमोक्रेसी एज अ कंट्रोल डेमोक्रेसी, व्हाट मोदी जी कैन डू इफ ऑपोजिशन हैज़ नो क्लास। बिल्कुल आपने दूसरी जो बात है अपने सवाल में पूछी, वो तो आपने खुद ही बयान कर दी। ये बड़े अफसोस की बात है। यह इसका हमें एनालिसिस करना होगा कि क्या बात है कि भारत के ये इतने तगड़े पॉलिटिशियंस, इतनी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे अखिलेश यादव साहब की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दीदी की हुकूमत है, अभी भी है, वहाँ इश्यूज चलते रहते हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत बनी है। पंजाब बाय द वे जब हम नक्शे में देखते हैं तो बहुत ही छोटी स्टेट है भारत के मुकाबले में। भारत की सबसे बड़ी स्टेट तो गालबन ये मध्य प्रदेश अपने इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया में, मैं गूगल में देख रहा था, तो फिर पॉपुलेशन के एतबार से तो यूपी है। लेकिन जो पंजाब है उसमें आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है।
तो ये जो पार्टियां हैं ये इनफैक्ट बड़ी बड़ी पार्टियां, चले कांग्रेस की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी की बात करते हैं, ये क्यों इतने बड़े बड़े कदावर जो हैं वो उनके बारे में किरण जी आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन क्लास के नहीं हैं। क्या वजह हुई कि इतने नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस आज के भारत में क्लास के नहीं दिखते? मेरा तजिया यही है यहाँ बैठे हुए कनाडा में कि इसमें उनकी क्लास कम नहीं हुई। असल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी क्लास के साथ इमर्ज हुए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा। अब उनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगाएं? करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लग सकते, वो बड़ा मुश्किल है, नेपोटिज्म के इल्ज़ाम नहीं लग सकते, ना वो फैमिली को करते हैं सपोर्ट करते हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी जी क्रिकेट मैच देखने पे मोदी जी को कह देंगे जी कि आपकी वजह से भारत की टीम हारी, तो ये एक स्टूपिड आर्गूमेंट है। अपने आप को वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन भी कहते हैं, मगर राजनीति में वो एक बिल्कुल नॉनसेंस किस्म का आर्गूमेंट देते हैं। तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो 2014 में भी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तब भी कांग्रेस का बहुत सारी स्टेट्स में राज था। अब वो राज धीरे धीरे बहुत सिकुड़ता जा रहा है। अब इंडिया अलायंस भी बना, उनमें भी आपस में चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। लेकिन आप ये कहते हैं किरण जी कि उनकी कोई अब क्लास ही नज़र नहीं आती। अब लोग तो ये वही हैं जो बड़े क्लासी लोग हुआ करते थे। भारत की पॉलिटिक्स का अंदाज बदल गया है। इन ओल्ड फैशन पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए। मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी कि भारत में स्ट्रांग होनी चाहिए जो है अपोजिशन। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तो कोई कसूर नहीं है। वो भी चाहते हैं कि स्ट्रांग हो, लेकिन अगर ओल्ड फैशन से चलेंगे भारत की अपोजिशन के लीडर तो वो अनपॉपुलर होते चले जाएंगे। नई जनता आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है, और भारत जैसे वो सोया हुआ था, मैं उसको कहता हूँ स्टेटस को में रहता था, अब वो जाग रहा है, जागता चला जा रहा है। अब हर 4-5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो नई से नई जो यंग जनरेशन है वो सामने आती है और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती है, इसलिए कि मोदी की गारंटी वो काम भी कर रही है, उनके वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, इंटरनेशनल स्टेज पे भी भारत आगे जा रहा है। तो ऑफ कोर्स नई जो जनरेशन है और इवन जो पुरानी जनरेशन के भी जो लोग हैं वो सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और अब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो हाई क्लास है उसके साथ जुड़े हुए हैं। भले से आप उसको इंटरनेशनली या इवन इंटरनली भारत में जैसे मर्जी डिमोनाइज करते फिरें, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनको समझते हैं, वो अक्सरियत में हैं, वो उनको वोट देंगे। यही वजह है, यही कारण है। क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, मैं आपको उसके जवाबात भी दे रहा हूँ, और आपके जो क्वेश्चंस आते चले जाएंगे हम उनको एड्रेस करते चले जाएंगे। हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें बड़े इररेलेवेंट फील होते हैं, तो हम शायद उनको एड्रेस नहीं कर पाते, इसलिए हम आपको प्रिसाइजली कंसाइज जो इलेक्शंस हैं वो जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको बता रहे हैं। अब किन सुभाम जी ने पूछा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये भी हर बार किरण जी की तरह जुड़ते हैं हमारे साथ। हाउ डू यू सी बीजेपी विल एंटर इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ प्रिवेंटिंग इट टू पेनिट्रेट आफ्टर कर्नाटका लॉस? देखिए, ये आपने बड़ा एक अहम क्वेश्चन पूछा। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप भारत में रहते हैं, हम तो यहाँ कनाडा में बैठ के इस मंजरनामे को देख रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं ज़रूर इसका जवाब देता हूँ। जो मुझे लगता है भारत की जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें एक इतिहास रहा है कम्युनिस्ट पार्टियों की बर्तरी का भी। उसकी वजह से वहाँ पे एक कोट अनकोट जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात है वो की जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बीजेपी के वो नहीं है, वहाँ पे असरात नहीं है। बीजेपी वहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर रही है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है। आपको जैसा मैंने याद दिलाया कि 2018 के इलेक्शन में जब कांग्रेस जीती थी राजस्थान में, तो उसी राजस्थान में बीजेपी की उससे पहले अच्छी खासी मेजॉरिटी सरकार थी। अब फिर मेजॉरिटी सरकार खैर आ गई है वहाँ पे। तो इलेक्शन में ये तो होता रहता है, लेकिन जनरली ये बात आपकी दुरुस्त है कि अभी हमें लग रहा है कि
जैसे साउदर्न स्टेट्स में बीजेपी पेनिट्रेट नहीं कर रही, जो आप प्रिसाइजली कह रहे हैं। मैं ये कहूँगा पेनिट्रेट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और फिर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही हर जगह होना चाहिए। अगर दूसरी पार्टियां अपनी अपनी रीजनल स्टेट्स में कोई काम कर रही हैं या उनके कोई फुटप्रिंट्स हैं, तो वो बड़ी देर तक रहेंगे, अनटिल अनलेस के बीजेपी का वहाँ पे ग्राउंड्स पे अपना जो डेमोक्रेटिक वर्क है या जो अपनी पार्टी स्ट्रक्चरिंग है वो और नहीं मजबूत होती, उनका मैसेज वहाँ पे और तेज़ी से नहीं फैलता, तब तक शायद ना जीत सकें। लेकिन अगर बीजेपी इसी तरह डिलीवर करती रही तो मुझे यकीन है कि आने वाले इलेक्शंस में वहाँ पे फर्दर डेंट पड़ेंगे और बीजेपी अपना रास्ता और बनाएगी। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिक्स है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो रीजनल बीजेपी के ग्रुप्स हैं साउदर्न स्टेट्स में वो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डिलीवर करना ही काफ़ी नहीं। फिर पॉलिटिक्स में बहुत ऊंच नीच होती है। हो सकता है कि किसी स्टेज पे आगे चल के कुछ ब्लंडर भी हो जाए बीजेपी से नेशनल या इंटरनेशनल लेवल्स पे, तो इन सब का असर पड़ता है। लेकिन अपेरेंटली यही दिखता है कि पेनिट्रेशन हो रही है, मगर ज़रा स्लो है साउदर्न स्टेट्स में। और अगर बीजेपी के जो लोकल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा काम कर सके उन स्टेट्स में, तो उनकी और पेनिट्रेशन हो जाएगी। मैं लाइव आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ। अजय शाह जी भी हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं। वाई पाक गवर्नमेंट डोंट वांट देयर पीपल टू बी हैप्पी बाय कीपिंग गुड रिलेशंस विद देयर नेबरिंग कंट्रीज। ये देखिए, एक क्वेश्चन अभी जो पीछे पूछा गया था वो मैं एक हिस्सा भूल गया था, और उसको भी मैं इसी के साथ एड्रेस कर देता हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद पाकिस्तानी समाज की तरह एक मेस में, एक ख़तरनाक जो है सिचुएशन उसका शिकार है। वो खुद इतने मसाइल में घिरी हुई है सरकार और वहाँ का समाज, वो दूसरों पे क्या कीचड़ उछाल के क्या हासिल कर लेंगे। तो उनको अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, भारत हो, उनके साथ अच्छे तल्लुकात करना तो दूर की बात है, वो अपने देश के अंदर ही एक दूसरे के साथ हारमोनी नहीं पैदा कर सके। एक दूसरे को वो बुरा भला कहते नहीं थकते, एक दूसरे की टांगें खींचते हुए उनको फुर्सत ही नहीं है कि नेबर्स के साथ अच्छे तल्लुकात कर सकें। वो समाज पूरे का पूरा बदकिस्मती से अपने ही मैस में घिरा हुआ है। उन्होंने नेबर्स के साथ क्या अच्छे तल्लुकात करने हैं, वो पहले अपने घर के अंदर तो अच्छे तल्लुकात कायम कर लें। ये है सबसे बड़ा मसला। अब वो जो एक क्वेश्चन का पार्ट मैं भूल गया था एड्रेस करना, उन्होंने पूछा था पीछे कि भाई ये जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया में कंट्रोल डेमोक्रेसी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पे ये बात कही जाती है तो मैं सिवाय इस पे हंसने के क्या कह सकता हूँ। यानी क्या मतलब, पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है सो कॉल्ड, उसके जो रखवाले हैं या उसके जो पैरोकार हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जी भारत में कंट्रोल डेमोक्रेसी है। बट हु केयर्स अबाउट देयर सच ओपिनियंस। भारत की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको रश की निगाह से देखा जाता है। जिस तरह इलेक्शन वहाँ पे होते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली स्टेट्स में, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में, और जिस तरह ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, कोई उंगली नहीं उठा पाता, तो इससे बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या होगी। बातचीत हम कर रहे हैं, लंबी बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो तुरंत भेज दीजिए, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। उदय जी भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस आफ्टर 3 इलेक्शन वन बाय PM मोदी। देखिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो बहुत है। अभी देखिए, तीसरा इलेक्शन तो खैर फेडरल का आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में प्रोजेक्ट तो यही किया जा रहा है कि वो जीतेंगे। अदर दैन डैट फेडरल लेवल पे 2 इलेक्शन जीते हैं। इससे पहले उनकी लंबे अरसे तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में रही थी, तो वो एक सीजन्ड कामयाब पॉलिटिशियन है, करिस्मेटिक पॉलिटिशियन है। तो मैं यही समझता हूँ, जो आपने पूछा कि इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है। देखिए, किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो उसके प्रेजेंट के साथ जुड़ा होता है।
और थोड़ा पास के साथ भी जुड़ा होता है। पास भी बड़ा उम्दा रहा, बहुत अच्छी प्रोजेक्शंस रहीं पास में भी। और मतलब मैं नरसिम्हा राव से लेके अब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ज़माना, उनकी दूसरी टर्म जा रही है, एंड ऑफ द सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म अगर वो री इलेक्ट हो गए तो शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्शंस तो ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। भारत अब चौथे लेवल पे है दुनिया में अपने इकोनॉमिक साइज़ में, आगे वो थर्ड लेवल पे जाता नज़र आ रहा है। कोई चीज़ भारत को रोकती नज़र नहीं आ रही। तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस तो भारत की बिलाशुबा बहुत बढ़िया हैं। इसमें मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, आप ख़ुद देख रहे हैं। अगर मेरी ओपिनियन आप पूछ रहे हैं तो इसमें मुझे भी साफ दिखता है, यहाँ बैठ के हमें साफ दिख रहा है। मैं तो चलिए एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारी कनाडा की सरकार के कुछ इश्यूज़ भारत के साथ रहते हैं, मगर कनाडा की सरकार भी ये बात माने बिना नहीं रहती कि भारत की इम्पोर्टेंस ग्लोबल सीन पे अब बहुत अनएवॉइडेबल है, और उसको अब ग्लोबल इम्पोर्टेंस को तस्लीम करते हुए, मानते हुए भारत के साथ दुनिया को चलना होगा। ये है भारत का फ्यूचर। जी, क्वेश्चंस हम अगर कोई हैं तो और लेंगे। विकास शर्मा जी का है, आपको क्या लगता है मोदी का नाम लेके हिंदुओं को गाली दे के कोई जीत सकता है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास जी। यही एक इशू है। मुझे तो यही लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मोदी जी को कोई हिंदुत्व के नाम पे, जैसा कि लोग बुरा भला कहते हैं उनके ओपोनेंट्स, या गाली देते हैं, तो इससे मोदी जी को और फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर लोग जो भारतीय हैं, वो जो जाग जाने वाले भारतीय हैं, वो ये कहते हैं कि ओके, फिर तो हम आपको, यानी दूसरों को, ओपोनेंट्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो उनके रेडार पे ही नहीं रहते। तो ये जो गाली देने वाले हैं सनातन धर्मा को, हमारी सिविलाइजेशन को, उनको सोचना चाहिए कि वो राजनीति इस तरह की ना किया करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात कर लिया करें, कोई उनकी पॉलिसीज़ पे बात कर लिया करें, मगर ये जो पैटी किस्म की ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वो लेके चल रहे हैं, इट्स नॉट गोना वर्क एनी मोर। बाय द वे, बड़े बड़े वो जो सेकुलर आर्टिस्ट हैं, हमारे वो शायर जावेद अख्तर, इस तरह के बहुत सारे लोग, मैं सिर्फ जावेद अख्तर बेचारे की बात नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग बॉलीवुड के, वो जो मोदी जी के बारे में बहुत क्रिटिकल रहते थे, सब अब मोदी जी की डिलीवरेंस देखते हुए, उनका जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम वाली कैफियत को देखते हुए, सब धीरे धीरे अपनी लाइन को स्विच कर रहे हैं, सब जय श्री राम की तरफ आ रहे हैं, सब हिंदुज़म को सराह रहे हैं। तो उनको भी अब पॉलिटिकली भी, अपॉर्चुनिस्टिक लेवल पे भी और ग्राउंड रियलिटी पे भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो गाली देने वाला काम है, ये कुछ ज़्यादा चलने वाला नहीं। तो जाहिर है पावर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मैसेज की, उनके काम की, उनकी डिलीवरेंस की। और मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई यहाँ पे बैठा हुआ, हमें उनसे क्या है, हम तो बहुत दूर दराज में हैं, हमें तो कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली बड़ी जो है इम्पार्शल होकर सोचता हूँ कि भाई अगर भारत के पॉलिटिकल सीन में सारे पॉलिटिशियंस को देखूं तो उनकी जो खोखली हॉलो एंड शैलो बातें हैं, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हम डिलीवरेंस देखते हैं, तो एज एन ओपिनियन एनालिस्ट, एनालाइज़र, तो मैं फिर कहता हूं कि भाई ठीक है, अब इस सारे सीन में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक सेंस टू लीड द कंट्री। तो यही एक रियलिटी है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई अच्छा पॉलिटिशियन आ जाएगा, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अच्छे किए हुए काम या उनकी जो अच्छी गवर्नेंस है, जब ये सरकार में नहीं रहना चाहेंगे, जब खुद से स्टेप डाउन कभी कर जाएंगे पॉलिटिक्स से, तो हम फिर भी इनकी जो भारत की हिस्ट्री में जो इम्प्रिंट्स हैं, उनको तो हमेशा याद रखेंगे, सल्यूट करेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छे पॉलिटिशियंस भी आएंगे, अपना काम करेंगे, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। जी, आखिर में चंद क्वेश्चन लेते हैं। शुभाम जी का एक और क्वेश्चन है, योर फ्यूचर इंडिया विजिट, I request to capture videos and show the world that India has changed that will destroy Pakistani propaganda and also helpful to change stereotypes of India and Western world. आपने बड़ी बातें की। स्टीरियोटाइप ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की
सरकार जो चल रही है इसकी वजह से यहाँ पे जो उनकी ओपोनेंट फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। इसमें भारतीय कम्युनिटी और भारत की सरकार भी, मैं कहूँगा, उस प्रोपेगेंडे को निलीफाई करने के लिए को बहुत रोल नहीं अदा कर रही। वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरेंस ऐसी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो सरकारें हैं, वो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ऑन बोर्ड रहती हैं, कैसे ना ऑन बोर्ड रहे। अब ये इवन कनाडा भारत का इशू हुआ, भारत यूएसए की भी थोड़ी सी वही एक असैसिनेशन प्लॉट जो एलिज्ड सामने आया उस पर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत की इंपॉर्टेंस तो कम नहीं हुई। उसका कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ है। और फ्यूचर जो है भारत का वो ऑफ कोर्स बहुत ब्राइट है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अपनी डिलीवरेंस है, अब देखिए ना, जैसे स्टेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट सामने आए हैं, पूरी वेस्टर्न दुनिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया अब वो क्या रिपोर्ट करेगा? वो ये तो कह नहीं सकता कि इलेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है। वो तो सब यही चाहते थे फ्रैंकली, जो लेफ्ट का ही मीडिया है हमारे यहाँ तो मोस्टली, कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चपत पड़े, उनकी पार्टी को कहीं पे चपत पड़े। लेकिन वो नहीं पड़ती तो अब वो क्या कहें, क्या खबर लगाएं? फिर वो वही कहते हैं कि ये बीजेपी इज़ लीडिंग इन दो स्टेट्स, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो भारत का फ्यूचर जो है वो एब्सोल्युटली वेस्टर्न वर्ल्ड में, इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड विद इंडिया, इज़ वेरी फाइन। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को COP28 में गालबन, वो जो दुबई में चल रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन, एग्जैक्ट मुझे नंबर अब याद नहीं है, तो वो कौन सा उसका कॉन्फ्रेंस का नंबर है, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह स्वागत हुआ और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको वर्ल्ड स्टेज पे सराहा गया। तो ही इज़ डूइंग फाइन और उनकी वजह से भारत इज़ डूइंग फाइन टू। जी, प्रेम कौशिक जी का है, इलेक्शन रिजल्ट्स पर पाक एनालिस्ट मोदी को अब्यूज़ कर रहे थे और बोल रहे थे ट्रेड खोलो पर कश्मीर लेना है। अब देखिए प्रेम जी, यही उनका नैरेटिव है कि कश्मीर लेके रहेंगे और कश्मीर लेते लेते वो आधा पाकिस्तान गंवा चुके हैं, वो अब बांग्लादेश बन चुका है। और जो आधा पाकिस्तान अब रह गया उसमें से भी पख्तूनख्वा बोलते हैं कि हम अपना अलग कर लेंगे। जो पश्तून हैं, जो अफ़गानिस्तान के साथ जिनकी एफिलिएशंस है, और सिंधी भी खुश नहीं, बलोच तो अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। तो क्या उनके जो पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं, उनकी बातों पे क्या आपने ध्यान देना? वो अपने देश के मसाइल को समझ लें। दूर करना तो वो दूर की बात है, दूर ही नहीं कर सकते। अपने देश के मसाइल को समझ लें तो बड़ी बात है। भारत को वो क्या समझ सकते हैं? बातचीत हम अब कंक्लूड करने में हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो रेलेवेंट हैं तो हम उनको ज़रूर करते हैं। सुब्रता दास गुप्ता जी का है कि डू यू थिंक इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशन विल इम्प्रूव? हाँ, नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान को अरब कंट्रीज से भी, अरब देशों से भी वो मदद नहीं मिल रही। कभी कभी को ख़बर आती है जी $15 बिलियन लगाएंगे, कभी आती है $25 बिलियन लगाएंगे, फिर वो ख़बर कहीं गायब हो जाती है। लेकिन अरब देश भी अपने इंटरेस्ट के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका पाकिस्तान से यही कहना है कि भारत के साथ पहले अपने ताल्लुकात ठीक करो, फिर बातचीत होगी। अब पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात भारत के साथ ठीक कर सकता है, मगर जो जहर उगला है ड्यूरिंग द पास्ट 76 ईयर्स, अब उस जहर को कैसे वो खुद निगलें। अब निगलने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको समय दीजिए आहिस्ता आहिस्ता। पहले वो अपने अंदर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। जिस देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ पे पॉलिसीज़ इंटरनेशनल लेवल की भी कोहेरेंट नहीं बन पाती। ये है रियलिटी। तो पाकिस्तान को भारत के साथ अच्छे ताल्लुक करने ही करने हैं, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान जिंदा ही नहीं रह सकता। अब भारत की ये कोई नहीं ख्वाहिश कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। भारत इंश्योरेंस चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात ज़रूर कर लेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से हाथ बढ़ा, और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की प्रॉक्सी टेररिज्म या डायरेक्ट टेररिज्म ना हुई। मगर इसके बावजूद मुझे लगता है नॉट इन नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर मतलब हो सकता है आने वाले कुछ सालों में
2-3 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर री इलेक्ट होते हैं उनकी सरकार के कहीं मिड में जाके शायद कुछ हम ऐसी बात देख सकें। नवाज शरीफ अगर री इलेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो जहर भारत के ख़िलाफ़ उगला हुआ है उस जहर को फिर निगलने की कोशिश करें थ्रू नवाज शरीफ। कोई फ्रंट फेस तो उनको चाहिए होगा, तो तभी ये मुमकिन होगा। मगर नवाज शरीफ अगर इलेक्ट हो जाते हैं या सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको भी समय लगना है, और फिर पाकिस्तान की जो बहुत ही डामाडोल किस्म की जो इकॉनमी है, जो डेमोक्रेसी है, जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट बनती है, उससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान अपना हाथ सिंसियरली दोस्ती के लिए बढ़ा पाता है कि नहीं बढ़ा पाता। तो आप भी देखिए, मैं भी देखूंगा, हम सब देखेंगे कि क्या ऐसा ये आने वाले सालों में मुमकिन है या नहीं। अगर ये मुमकिन ना हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर है, भारत के लिए तो कोई मसला नहीं है। जी, क्वेश्चंस आ रहे हैं। अजय शाह जी का है, व्हाट आर द एरिया वेयर यू वांट इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव ऑन, आई मीन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले किसी ने पूछा था कि भारत आने का क्या मेरा प्लान है, मैं उस पार्ट को मैं भूल गया था एड्रेस करना। शायद कोई चक्कर लगे 2-3 महीनों में और वहाँ पे आके दोस्तों से मिलेंगे। मैंने जैसा कहा था, अगर कोई चक्कर लगा तो दिल्ली में मैं कहीं प्रेस क्लब में या कहीं पे भी किसी वेन्यू पे एक छोटा सा ज़रूर गेट टुगेदर रखूँगा। पहले आपको बताऊँगा ताकि आप दोस्त वक्त निकाल के मिलने आए, मेरे लिए ऑनर की बात होगी। अब आपका ये पूछना अभी जो क्वेश्चन आया कि क्या हम इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। देखिए, भारत की तरफ से एक इम्प्रूवमेंट मैं हमेशा देखना चाहता हूँ, एक डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ कि जिस तरह अल जज़ीरा टीवी है, अरब वर्ल्ड का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ होना चाहिए, उनको हक है। यूरोपियन दुनिया के हैं, फ्रांस 24 है, BBC है, डोचे है जर्मनी का, अमेरिका के तो इतने चैनल्स हैं। भारत का कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग चैनल नहीं है। वी ऑन की बात की जाती है, फर्स्ट पोस्ट में मिस शर्मा आती हैं तो वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी एफर्ट्स हैं। मेरे नज़दीक एक बड़ा काम होना चाहिए। हम कभी कभी सुनते हैं बीच में कि बड़ा काम हो रहा है, वी ऑन की शक्ल में हो रहा है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जिस तरह अल जज़ीरा के लेवल का। उस सिलसिले में मैंने बहुत मेरे लोगों से, दोस्तों से भारत बातचीत की, बड़े बड़े अहम लोगों से जो इस काम में हैं, तो मुझे लगता है कि वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पा रहे। तो मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूँगा, चूँकि हमारी सिविलाइजेशन है भारत। हम तो चाहते हैं कि भारत का जो सॉफ्ट पावर का इमेज है, जो भारत का जो नैरेटिव है, वो दुनिया में भरपूर तरीके से सामने आए। अब भारत के जो मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स है उसमें शोर शराबा बहुत है। वो शोर शराबा वेस्टर्न वर्ल्ड में चलता नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना स्टाइल है, तो उसी स्टाइल में जब तक भारत का कोई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट नहीं आएगा तो इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। ये जो नैरेटिव का युद्ध है, इसमें भारत अभी बहुत पीछे है। बाकी हर चीज़ों में तो आगे जा रहा है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट की एक जगह है जिस पे होगी बात। मैं आखिर में 1 या 2 मैक्सिमम क्वेश्चन लेता हूँ। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ जस्टिन ट्रूडो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो हम भी सोचते रहते हैं। जस्टिन ट्रूडो, देखिए, मैं उनकी पॉलिसीज़, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता, लेकिन बहरहाल वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े वो श्रूड हो चुके हैं। और अभी तो जो पोल्स हमें दिखा रहे हैं उसमें जस्टिन ट्रूडो हारते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि जब ये इलेक्शन का समय, अभी तो 2025 में इलेक्शन होंगे कहीं फॉल्स में जाके, जो इसकी स्केड्यूल डेट है, अगर जगमीत सिंह की पार्टी ने उनका साथ ना छोड़ा, तो साथ छोड़ दिया तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, सरकार गिर जाएगी। तो फ्यूचर अभी तो इस वक्त अगर आज इलेक्शन कराएं तो शायद वो हार जाएं, मगर तब तक जाते हुए कोई पता नहीं कि जस्टिन ट्रूडो फिर अपने आप को माइनॉरिटी सरकार बनाने में या इवन मेजॉरिटी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। वो बड़े श्रूड पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती होगी कनाडा की पॉलिटिकल पार्टियों की। जब मैं पॉलिटिकल पार्टियाँ कहता हूँ तो अब एक ही पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, जो उनका मुकाबला कर सकती है। NDP तो ऑलरेडी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो 3 ही बड़ी पार्टियाँ हैं कनाडा में, और तो कुछ कनाडा में है नहीं। बाकी ये ब्लॉक क्यूबेकॉस की एक पार्टी के नाम से एक पार्टी है जो सेपरेटिस्ट पार्टी है, वो क्यूबेक में
अच्छी खासी सीटें जीतते हैं, लेकिन वो कोई सरकार बनाने में मदद तो कर सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो का साथ दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी सरकार तो बना नहीं सकते, चूँकि वो सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक की पार्टी है। या पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा है, जिसका मैं भी हिस्सा रहा, अब मैं किसी पार्टी का उस तरह हिस्सा नहीं हूँ। मैक्सिम बर्नियर साहब, वो भी बातें इंटरेस्टिंग करते हैं, रेलेवेंट करते हैं, मगर उनके ख़िलाफ़ भी एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ वो तो किसी पोजीशन में नहीं, वो तो एक सीट भी बेचारे अपनी पार्टी की कहीं से जीत जाएँ तो बड़ी बात है। तो लिहाजा मुकाबला जो है जस्टिन ट्रूडो का सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से है, और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा 3 बार तो हार चुकी है उनके हाथों। 2 बार तो मैं तो साफ कहता हूँ लीडरशिप इफ़ेक्टिव नहीं थी, अच्छी नहीं थी, ना एंड्रू शेर की सूरत में, ना एरन ओटूल की सूरत में। अब जो लीडर हैं पियर पॉलिवर कंजर्वेटिव पार्टी के, वो जानदार हैं, इस वक्त उनके पोल्स में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 2025 में अगर इलेक्शन होते हैं, अगर उससे पहले नहीं होते, तब जाके पता चलेगा कि उस वक्त पियर पॉलिवर कितने स्ट्रांग हैं और जस्टिन ट्रूडो क्या तुरप की चाल खेलते हैं। ही इज़ अ श्रूड पॉलिटिशियन। तो उनका जो स्कोप है, जो फ्यूचर है, वो एज ऑफ नाउ को बहुत एज ऑफ नाउ थोड़ा डामाडोल है, मगर यूँ आप कुछ कह नहीं सकते, आप उन्हें अंडरमाइन ना करें। ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। जी, टॉम क्रूज जी का है कि इन कनाडा इंडिया, इन दिस कनाडा इंडिया टेंशन, डू यू मिस तारिक फ़तेह फॉर हिज बोल्ड एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस? नहीं, हम तारिक फ़तेह जी को बहुत सारी चीज़ों पे मिस करते हैं। ये जो टेंशन है उसमें भी उनकी एनालिसिस हम ज़रूर उसमें बहुत चीज़ें होती, लेकिन फ्रैंकली तारिक फ़तेह जी हों, मैं हूँ, या हम जैसे कोई भी लोग हों जो बहुत बोल्डली बोलते हैं, हमारे बोलने से कनाडा इंडिया रिलेशन पे कोई बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है कनाडा इंडिया के रिलेशन में, तो जो हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है उसके एक्टिव होने से पड़ सकता है। फिर ये इंटरनेशनल स्टेज पे दोनों सरकारों की जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उससे पड़ सकता है। हम तो तारिक फ़तेह जी हों, वो अब नहीं रहे हम में, या और उन जैसे हम ख्याल साथी हों, उनके बोलने से आप व्यूअर्स तो मतलब हमारे साथ ऑन बोर्ड आ सकते हैं, बट फ्रैंकली सच्ची बात यह है कि सरकारें ऑन बोर्ड नहीं आती। सरकारों के अपने ही इंटरेस्ट होते हैं, अपना ही उनका डायनामिक होता है, वो उसी तरह चलते हैं। ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है। जी, बहुत सारे सवालात का जवाब दिए। मेरा ख्याल है अगर कोई और सवाल है तो उसको भी एड्रेस कर लेते हैं, वरना हमने बहुत बातें की। मैं सवाल से पहले अपने जो हमारे आज की लाइव टॉक के स्पॉन्सर्स हैं, जो साथी हैं, लाइटो इमिग्रेशन, उनका मैसेज एक बार फिर आप तक पहुंचाता हूं। लाइटो इमिग्रेशन का ये कहना है कि अगर आप कनाडा की सिटीज़नशिप लेना चाहें, आप इमिग्रेशन लेना चाहें, आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आना चाहें, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी सिटीज़नशिप PR इन कपल ऑफ वीक्स में भी हो सकती है। तो आप इनसे रब्ता करें, इनकी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। अगर आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, सुमित सिंह जी जो इस वक्त स्क्रीन पे हैं, और विशाल सैनी जी जो उनके साथ उनके भाई एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप इनसे रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे +1 306 612 2233। हम अपने नेक्स्ट टॉक शो में ये नंबर स्क्रीन पर भी लाएंगे, +1 306 612 2233। आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं और फिर वो आपकी मदद कर सकते हैं। चलते चलते हम देखते हैं आखिर में अगर कोई बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर लें। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सत्या प्रकाश जी का, व्हाई ऑल द टाइम्स डू मुस्लिम्स प्रिटेंड टू बी अंडर थ्रेट? देखिए, आपने बड़ा जनरल सा ये क्वेश्चन पूछा है। पहले तो ज़्यादा था 9/11 के बाद, लेकिन अब ये है कि अब वो बस ये फ़लस्तीन और इज़राइल का ही मसला रह गया सबसे ज़्यादा, और वेस्टर्न वर्ल्ड भी अब डिफरेंट हो गई है, वो भी अब नहीं सुनती इश्यूज़ को। अब जो विक्टिमहुड का कार्ड है, देखिए देखने वाली बात यह है कि टर्की की पॉलिसीज़ हैं जो तैयब अर्दोगान की हैं, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि तैयब अर्दोगान अपनी
कुछ स्टूपिड पॉलिसीज़ के बावजूद भी कोई विक्टिमहुड का कार्ड ज़्यादा खेलते हों। इंडोनेशिया, मलाइशिया, ये में बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मुस्लिम्स में, वो भी नहीं लेते। इवन ये देश भी जो हैं, जो अमीर रिच गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो भी विक्टिमहुड का कार्ड वार्ड नहीं खेलते। ये एक रियलिटी है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी बहुत बात आएगी, कभी कभी वो खेलते हैं। इस्लामोफोबिया की इमरान खान बात किया करते थे, लेकिन अब वो भी अब वो इतने मसाइल में घिरे हुए हैं पाकिस्तानी कि उनको इस्लामोफोबिया अब याद भी नहीं है कि वो कहाँ है। वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब होते थे तो तब वो चूँकि इस तरह के पॉलिटिकल कार्ड वो खेला करते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था, शौक़ होता था। डिलीवरी वो कर नहीं सकते थे तो वो इस तरह की आवाम की तवज्जो उठाने के लिए कार्ड खेला करते थे। कश्मीर का मसला काफ़ी हद तक भारत ने वैसे ही हल कर दिया। अब ये इज़राइल हमास के चक्कर में फ़लस्तीन, ये वहाँ से आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बात होगी। अदरवाइज़ अक्रॉस द वर्ल्ड अब फ्रेंकली वो वाला जो विक्टिमहुड वाला कार्ड है ना, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। पहले ज़्यादा नज़र आया करता था। अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी, अमेरिकन भी, वो भी कोई तवज्जो नहीं देते। तो सिचुएशन इज़ क्वाइट चेंज। भारत में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो एक्टिविस्ट हैं, जो बेचारी आम मुस्लिम कम्युनिटी है भारत की, उसका तो कोई मसला नहीं है। वो तो ऑन बोर्ड रहती है, चलते रहते हैं वो लोग तो, लेकिन उनका कोई इशू नहीं था। अब ये है कि उनके जो एक्टिविस्ट थे, जैसे वो इधर उधर बैठे हुए आप जानते हैं सोशल मीडिया पे, वो ये शो डालते रहते थे जी, मारे गए, लुटे गए। लेकिन जो आम जनता है वह भारत की, वो कोई ऐसे लंबे चौड़े इशू में नहीं है। अब ये जो स्टेट इलेक्शन, हिंदी हार्टलैंड के जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, इन स्टेट्स में मुस्लिम्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वो भी ऑफ कोर्स उन्होंने भी बीजेपी को ही वोट दिया होगा, तो बीजेपी के नंबर इतने अच्छे आए हैं। कुछ ने नहीं भी दिया होगा, डेमोक्रेसी में कुछ वोट देते हैं, कुछ नहीं देते। तो मुझे वो जो विक्टिमहुड वाला कार्ड है ना, वो अगर आप प्ले भी करना चाहें तो अब वो कहीं पे मतलब देखा नहीं जा रहा, कोई इसको बाय नहीं कर रहा उस कार्ड को। तो इसलिए वो अगर प्ले करना भी चाहें तो कोई बाय नहीं कर रहा। हाँ, ये सिचुएशन डिफरेंट है इज़राइल और हमास की। हमास ने एब्सोल्युटली टेररिज्म की, और हमास तो चाहता है कि हज़ारों लोग मरें ताकि उनका जहादी कारोबार चलता रहे। और इसमें भी अरब लीग ने कोई फ़लस्तीनियों को एंट्री तो नहीं दे दी कि आ जाओ जी हमारे देशों में भाग के आ जाओ। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक्चुअली ये जो उम्मा वाला कार्ड है ये अब कहीं नहीं चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत रही। आपके बहुत सारे सवालात लिए, जितने हम एक ख़ास समय में ले सकते हैं। आपके सवालात इतने हैं कि अगर हम लेते रहें तो शायद मैं 6-6, 8-8 घंटे आपसे बात करता रहूं। आप भी बोर हो जाएंगे। खैर मैं तो बोर नहीं होऊंगा, लेकिन किसी भी टीवी शो का एक समय होता है। मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दिन मैं आपके साथ आपके क्वेश्चंस लूं, ताकि मेरी डायरेक्ट आपके साथ जुड़त वो बने, मैं डायरेक्ट आपके साथ जुड़ूं। तो आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवालात दिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मेरा और हलीमा का शो आएगा जिसमें हम वाइडर स्केल पे एनालिसिस करेंगे, आप ज़रूर देखिए। इसी समय भारत के समय 10 PM पे वो स्ट्रीमिंग होगी उसकी। और इसके साथ साथ आप अगर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इसी YouTube के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके paypal.me/tagtv international या पैट्रियन के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा चैनल चूँकि कनाडा बेस्ड चैनल है, हमारे पास वो जो भारत के के जो बहुत सारे ऐप्स हैं, जो भारत इतना डिजिटलाइज हो गया, वो हमारी एक्सेस नहीं है। तो इसलिए हमारे पास वो कोई ऐसा टैक्स नंबर या कोई ऐसा नहीं है। तो लेकिन अगर आप इन पेपॉल के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए हमें स्पॉन्सर्स कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, डोनेट कर सकें, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद ही होंगे। कल आप हमारा स्ट्रीमिंग का शो 10 PM पे ज़रूर देखिए।